नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं हूं आपका डियर कौशल कुमार। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं सिलेबस। जी हां दोस्तों, यूपीएससी मेंस का सिलेबस बताने जा रहा हूं। ये सिलेबस जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप परीक्षा में उतर रहे हैं तो ये एक रणनीति के साथ आपको उतरना है, क्योंकि यह एक युद्ध भूमि है। और युद्ध भूमि में जब कोई व्यक्ति उतरता है ना, तो पूरा प्रशिक्षण लेने के बाद ही पूरे के पूरे हथियारों से लैस होकर, यानी कि अपने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र जितने भी आपके हथियार हैं सब अपने साथ लेकर उतरना है और युद्ध भूमि का ज्ञान लेकर उतरना है प्रशिक्षण के साथ, ताकि आपको किसी भी परेशानी की कोई परेशानी ना आए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अधूरे चीजों के साथ आगे बढ़ें और आपको यूपीएससी की परीक्षा में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे लगते चले जाएं और आप ऊब जाएंगे, क्योंकि लंबे समय की परीक्षा है। इसीलिए आप लोगों को यह समझना है कि अगर आप लोग पहली बार में और जल्दी से जल्दी यूपीएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको बकायदा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बारीकियों से सारी चीजों को आप लोग पढ़कर जाएं, उसके बाद ही इस तैयारी में आप लोग लग जाएं। दूसरी बात ये जो आपका सिलेबस है यूपीएससी ने बकायदा अपनी साइट पे डाल रखा है। मैंने आपको बताया था आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कौशल कुमार सर नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। हमने वहां पर आपको बकायदा यूपीएससी का जो ऑफिशियल पीडीएफ है सिलेबस का, वो प्रोवाइड करवा रखा है। उसको आप ध्यान से पढ़ें और कुछ भी ना पढ़े ना तो प्री के लिए क्या क्या गाइडलाइन दी गई हैं, मेंस के लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं, वो पढ़ना है और सिलेबस को तो जरूर पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। मेंस की जो परीक्षा है आपको मैं पहले देखो, अगर किसी ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो सबसे पहले आप जाके ना वो वीडियो देख लो। क्यों? क्योंकि उसमें हमने आपको बता रखा है कि यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, कितने घंटे का समय आपको मिलता है और नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में। अच्छा, मेंस की परीक्षा में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन पेनल्टी मार्क वहां पे ही लगते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जब अपनी पूरी की पूरी शीट पर आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो वहां आप कुछ भी ऐसा विशेष चिन्ह जैसे कि जो धर्म से रिलेटेड हो या आपकी विशेष पहचान को प्रदर्शित करता हो, या फिर कटिंग या क्रॉस, या फिर जो साइड में कॉलम बने होंगे, जी हाँ, यूपीएससी की जो सीट होती है आंसर राइटिंग की, वो ऐसे करके रहेगी आपकी, और आपको यहां मना कर रखा है तो यहां पर आपको कुछ लिखना नहीं है, ना ही कुछ ड्रॉ करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पेनल्टी मार्क लगते हैं, और जब आपकी फाइनली कट ऑफ होगी ना, तो हो सकता है आपका पेनल्टी मार्क कट जाए और आपका सिलेक्शन होने वाला था या सिलेक्शन ना आए, या फिर आपकी रैंकिंग में बढ़ोतरी या घटी हो सकती है, मतलब कम ज्यादा हो सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी मैंने इसलिए हिंदी बता रहा हूं क्योंकि जितनी भी आपकी 22 भाषाएं हैं ना, उनमें से आपके पास ऑप्शन है। तो मोस्टली मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर भारत के जो लोग होते हैं वो हिंदी को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी को प्रिपेयर करके जाते हैं वो, और अपना अपना जो भी अन्य अन्य भाषा के, चाहे 22 भाषा में तेलुगु, तमिल या फिर आपका पंजाबी, ये वाली भाषाएं हैं, तो इनको भी आप लेस चूज कर सकते हो आपके हिंदी का। तो हिंदी का सिलेबस क्या है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी का सिलेबस देखो तो इसमें आपको निबंध मिलेगा। जी हाँ, आप सभी को पता है एक निबंध आपको 1200 शब्दों का अलग से लिखना है, यानी कि 2 निबंध लिखने हैं 1200 शब्दों के। लेकिन ये जो निबंध लिखना होगा आपको केवल 600 मार्क्स का लिखना होगा। जी हाँ, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट निबंध आपको लिखना एक तरीके से, अगर आप देखें तो निबंध वैसे ही है, उसकी प्रैक्टिस के साथ ये भी हो जाएगा। साथ में आपको गद्यांश, जी हाँ, गद्यांश आप सभी जानते हैं कि गद्यांश दे दिया जाएगा और गद्यांश पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो सारांश, जी हाँ दोस्तों, सारांश कैसे कि एक आपको पैसेज मिलेगा और उसकी समरी आपको लिखनी होती है। जी हाँ, एक सारांश, उसको शॉर्ट करके आपको अपने शब्दों में बताना है। और यह है आपका अंग्रेजी अनुवाद और आपका हिंदी अनुवाद। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश का कुछ पैरा आएगा, पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना होता है, और ऐसे ही हिंदी का एक पैराग्राफ आएगा, उसको आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना होता है। और फिर व्याकरण, व्याकरण का पोर्शन भी आता है। व्याकरण में क्या, वही
यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे यानी कि और पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस प्रकार का जितना भी हमारा ग्रामर होता है वो पोर्शन पूरा आएगा। ये केवल 10th लेवल तक का आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखिएगा कि दोनों ही पेपर में 10th क्लास तक का ही ग्रामर पोर्शन आता है। ऐसे अगर आप इंग्लिश को देखोगे तो इंग्लिश में भी सेम है, शॉर्ट ऐसे आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे उस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यूजेज एंड वोकैबुलरी, कुछ वोकैबुलरी दे देगा, वो कुछ शब्दावलियां दे देगा और उसको यूज करके एक सेंटेंस बनाना होता है। इसके बाद रहता है आपका क्या, प्रीसिस राइटिंग। प्रीसिस राइटिंग क्या होता है, यानी कि वो मतलब एक वो दे देगा, क्या बोलते हैं, पैसेज, और उसकी आपको शॉर्ट समरी करनी होगी। और इसके बाद फिर ग्रामर। ग्रामर में वही एंटोनियम, सिनोनियम, ठीक है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और इसके साथ आपका क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारे मतलब चीजें आती हैं। इसके साथ साथ वर्ब की फॉर्म्स भी वो करेक्शन करने के लिए दे सकता है आपको, ठीक है ना, मतलब आते ही हैं, ये कंपलसरी पेपर हैं, ये दोनों के दोनों करने होंगे। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो सबसे बड़ी कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप लोग इसमें पास नहीं हुए ना तो बाकी पेपर आपके चेक ही नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप में कहां कमी थी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप इन पेपर में फेल हुए ना तो यहां पर कोई कमी तो नहीं रह गई, वो भी जानने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रॉपरली ना ऑफिशियल साइट पे लिख देते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। तो यू आर नॉट एलिजिबल हो गया तो मतलब कहने का मतलब है कि यू आर नॉट मतलब डिस्क्वालीफाई लिख देगा, या यू आर नॉट क्वालिफाइड ऐसे करके एक मैसेज आपके पास आ जाएगा, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आगे की कहानी। तो इसमें सबसे पहले पास होना जरूरी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों पेपर कंपलसरी हैं, इनमें पास नहीं हुए तो आगे के कोई भी पेपर चेक नहीं होते हैं। जीएस फर्स्ट की बात करें तो ये असली तैयारी यहीं से प्रारंभ होती है। ये तैयारी मत करना, अभी मत करना। क्यों? मतलब आप जैसे जैसे जीएस के पेपर पढ़ते जाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बताओ क्या आप निबंध नहीं लिख पाएंगे? 100 नंबर का तो निबंध ही आता है, तो उसी में आप गद्यांश पर आधारित प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते हो, समरी यानी कि जो ये सारांश होता है ये नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत यहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है ट्रांसलेशन में, बट क्या आप इतना भी नहीं कर पाएंगे? ग्रामर पोर्शन में कवर कर लेंगे, कहने का मतलब क्वालिफाइंग ही तो है। 300 में से केवल 75 नंबर ही तो लेके आने हैं और वो इजीली आ जाते हैं। आपको जो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वो इंग्लिश के पेपर में मेहनत करनी पड़ेगी, और ये भी ज्यादा नहीं, मतलब उसी समय पर जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाए तो फिर आप इसकी तैयारी कर सकते हो। उस समय पर बेस्ट टाइम वही रहता है, ठीक है ना। आराम से 1 महीना दोगे ना तो इंग्लिश की तैयारी आसानी से हो जाती है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है, तो इतना दम तो होता है। दूसरा अगर हम बात करें जीएस फर्स्ट की, तो जीएस फर्स्ट में आपको विश्व का इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है। भारत के इतिहास में भी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के साथ साथ आजादी के बाद का भारत, 4 भारत पढ़ने हैं इतिहास के मामले में। ध्यान रखिएगा, तो भारत के इतिहास के 4 खंड प्लस 5वां खंड ये देखा जाता है, अलग से मेंशन किया गया है, ये कला एवं संस्कृति। इसके साथ साथ विश्व का और भारत का भूगोल भी पढ़ना होता है, भारतीय समाज पढ़ना होता है, प्लस आपका करंट अफेयर यानी करंट में जितने मुद्दे हैं सारे टॉपिक्स को लेकर उन पर भी यूपीएससी प्रश्न पूछती है। अगर जीएस सेकंड की बात करें तो जीएस सेकंड में संविधान, जी हां, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो भी ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा रट लेना है, अनुच्छेद वगैरह आपको पढ़ने हैं, संशोधन पढ़ने हैं, या हमारे क्या रूल और रेगुलेशंस हैं, इन पर भी आप कुछ जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना वहां पर फोकस करेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हां, भारतीय राज व्यवस्था, इसके साथ साथ भारतीय शासन प्रणाली, हमारे भारत की शासन प्रणाली कैसे काम कर रही है वो आपको पढ़ना है। आईआर, इसको आईआर के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ने हैं। इसके अंदर एक पेपर होगा आपका सामाजिक न्याय का, और फिर आपका वही करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है सब में, यानी कि जिनसे भी रिलेटेड मुद्दे हैं करंट में उन इश्यूज पर भी क्वेश्चंस आते हैं। जीएस थर्ड में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, जी हां, इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी है अच्छे से, क्योंकि भाई इसकी समझ होनी जरूरी है। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना रहता है, साइंस और टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़ना रहता है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जितने भी मुद्दे हैं वर्तमान समय में भी, और कुछ बेसिक भी हैं जो यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन किया है, वो भी आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जी हाँ, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी मतलब, इसका मतलब है कि आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की समझ होनी चाहिए, और भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा।
फिर आप बात कर लेते हैं GS4 की। तो GS4 पे आप आओगे तो आप देखोगे कि यहां पर आपको नीति शास्त्र, जी हां, एथिक्स भी तो होनी चाहिए, मोरल भी तो होनी चाहिए आपके अंदर, उनको भी तो पढ़ना है। साथ ही सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये हमारा एथिक्स का ही पार्ट है, मोरलिटी का भी पार्ट है। फिर आपको एक पेपर आता है निबंध का। तो निबंध की परीक्षा पे क्या करना है? कुछ नहीं है, जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, या हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर मुद्दे हैं, उन्हीं पर आधारित हमारे प्रश्न होते हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब यह है कि जब आप GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तैयार करोगे ना, तो निबंध का पोर्शन अपने आप ही तैयार होता चला जाता है। इसमें बस थोड़ा बहुत आपको ये सीखना है कि निबंध का एक तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये रहता है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। जी हाँ, वैकल्पिक जो हमारा विषय रहता है वो एक होगा। इसके पेपर कितने होंगे? 2, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब आपको वैकल्पिक विषय का सिलेबस मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो वैकल्पिक विषय जो भी है, जैसे आपका मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। 100 से ज्यादा, मतलब 100 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल में। तो आप जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, इतिहास हो सकता है, भूगोल हो सकता है, भारतीय मतलब क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, मतलब इस प्रकार के कई सारे हमारे क्या हैं, ऑप्शनल पेपर दे रखे हैं, पूरी लिस्ट है बकायदा। तो ऑप्शनल पेपर वहां से आप चूज कर सकते हो। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये तो था मेरे द्वारा जो मैंने आपको बताया है। अब आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं एक बार कि यूपीएससी ने अपने मतलब जो ऑफिशियली जो PDF प्रोवाइड करवाया या ऑफिशियली सिलेबस है वो क्या है, और एक बार आप साफ साफ ना PDF के अंदर आप लोग पढ़ लीजिएगा। साफ बता रखा है उसमें कि इसमें स्पेशलाइजेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इसमें GS पढ़ना है, मतलब जनरल स्टडी, जनरल ज्ञान होना चाहिए। स्पेशली ज्ञान का वो चेक आपको नहीं कर रहे हैं। और वो यूपीएससी साफ बता रही है कि हम बच्चे की या जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं उनकी आधारभूत समझ क्या है उसका अध्ययन करना चाह रहे हैं, या उसकी जांच करना चाह रहे हैं इन पेपर के माध्यम से, ना कि किसी के अंदर ज्ञान कितना है या उसकी मेमोरी पावर कितनी है। इसकी जांच करना यूपीएससी का उद्देश्य नहीं है। तो काफी सारे लोग होते हैं कि फैक्ट जितने भी हमारे फैक्ट है ना उनको रटते जाएंगे, तो सोच रहे हैं इससे यूपीएससी निकल जाएगा। तो इसके ऊपर भी हम एक बकायदा सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे ताकि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अभी तो ये मेंस का सिलेबस था, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपको पता ही है आपका इंटरव्यू रहता है। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा मुख्य परीक्षा है और इसके लिए सारी गाइडलाइन पहले ही दे रखी है कि प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों से समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं। तो देखो साफ बता रहा है कि वो जो हमारे उसकी बुद्धि, उम्मीदवार की बुद्धि कितनी है, उसके गुण कैसे हैं, है ना, और उसके जो गहन ज्ञान है, मतलब कितने अच्छे से वो ज्ञान कर पाता है, उसकी बारीकियों को समझ पाता है, उसका अध्ययन करना या उसके बारे में जांच करना इनका उद्देश्य है। ना कि वो ये जानना चाहते हैं कि उसके पास कितनी सूचना यानी कितनी नॉलेज है और वो कितने टाइम तक चीज़ों को याद रखता है या कितनी सारी चीज़ों को याद करता है। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को समझ लेनी है। आप इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी क्या है, अर्हक का मतलब होता है एक तरीके से अनिवार्य है। तो इसमें देखो ये सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये सिलेबस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देखो भारतीय भाषाओं में से आपको किस प्रकार से मुद्दे आएंगे वो सारी चीज़ें बता रखी है। निबंध आप देख सकते हो पेपर, फिर पेपर आपको देखिए GS फर्स्ट का दिखाई दे रहा होगा, इसका सिलेबस आपको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ये GS फर्स्ट का सिलेबस है और ये वाला हमारा GS सेकंड का सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको GS थर्ड और फोर्थ का भी सिलेबस एक बार दिखा देते हैं हम। देखो ये GS आपका थर्ड का और ये आपका GS 4 का सिलेबस है इधर की साइड, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ों को आप देखते हुए चलिएगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और फिर ये आपका वैकल्पिक विषय है और वैकल्पिक विषय में भी आप अपने वैकल्पिक विषय के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।